नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के अंदर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पे शुरू के 2 अध्यायों पे हमारी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज जो हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा वो कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की किताब से आपका अध्याय नंबर 3 रहेगा, जिसके अंदर हम आधुनिक राजस्थान के निर्माण की चर्चा करेंगे। यानी मुख्य तौर पे जो आज हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण की इस प्रक्रिया के अंदर हम 7 चरणों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही रियासती विभाग, नरेंद्र मंडल, पी सत्यनारायण राव समिति, शंकर देवराय समिति, इन पे भी हमारी थोड़ी थोड़ी अतिरिक्त जानकारियाँ साथ ही साथ हम लेते चलेंगे। कौन से विभाग की स्थापना राजस्थान की किस रियासत के अंदर, जो वर्तमान में आज जिलों के रूप में है, किस रियासत के अंदर कौन से विभाग की स्थापना करी जाती है, ये भी हम चर्चा करेंगे। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से भिन्न भिन्न रियासतों का किस प्रकार विलय करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया में आज हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा राजस्थान का एकीकरण। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम आज की कक्षा को। पहले प्रश्न पे मैं चर्चा करता हूँ कि राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के एकीकरण की चर्चा किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई थी। तो 1939 के अंदर, सन 1939 के अंदर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो का एक आदेश पारित होता है। उसके बाद राजस्थान के एकीकरण की चर्चा प्रारंभ होगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रियासतों का विलय करके उन्हें एक करना ही क्या होता है, उन्हें एक करना ही क्या है, एकीकरण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एकीकरण क्या है, कि रियासतों का विलय करके उनको एक करना ही क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। इसी एकीकरण की प्रक्रिया में धीरे धीरे और भी विचारधाराएं आती हैं कि हम क्यों न एक एक रियासतों को सम्मिलित करके पूरे भारत का निर्माण करें। तो उसी कड़ी के अंदर एक आदेश अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद का भी आता है। वो समस्त रियासतों के सामने एक प्रस्ताव रखती है। तो वो कौन सा प्रस्ताव था कि अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने रियासतों के सामने क्या प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने रखा कि जिन रियासतों व ठिकानों की आय यानी इनकम 50 लाख रुपए से कम है, वह जनसंख्या जिनकी 20 लाख से कम है, उनको अपने पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। कि अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद की शर्त क्या थी कि जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी ठिकाने, अगर जो उनकी इनकम है, अगर उनकी जो इनकम है वो कितने से कम है, उनकी इनकम है वो 50 लाख से अगर कम है, और यदि उनकी जो जनसंख्या है वो भी कितने लाख से कम है, 20 लाख से कम है, तो उनके अपने पास ही के एक बड़े राज्य के अंदर उनका विलय कर दिया जाए। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि ये शर्त किसकी थी कि जिन रियासतों की आय 50 लाख रुपए से कम व जनसंख्या 20 लाख से कम है, उनको पड़ोस के बड़े राज्य में मिला दिया जाए। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय देशी राज्य सेवा परिषद ने एक आदेश पारित किया था और प्रस्ताव रखा था रियासतों के सामने कि यदि आपकी इतनी आय, इतनी जनसंख्या है, अगर आप इससे कम है तो आपको जो आपका पड़ोस का बड़ा राज्य है उसके अंदर आपको मिला दिया जाएगा। आगे चलिए, भारत सरकार, आगे प्रश्न है कि भारत सरकार के रियासती विभाग, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। देखिए ये महत्वपूर्ण है, जो रियासती विभाग है अपना, ये महत्वपूर्ण है। इसके अंदर क्या कहा गया था, तो प्रश्न पे मैं एक बार फिर चर्चा करता हूँ कि भारत सरकार के रियासती विभाग के अंदर, भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत में कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रख सकती है, यानी अपनी अलग से स्थापना कर सकती है। कौन सी रियासतें, ऐसी क्या क्या शर्तें थी जिन पे अगर कोई रियासत खरी उतरती है तो वो अपना स्वतंत्र पृथक यानी अलग से अस्तित्व रख सकती है, उसको विलय होने के कोई जरूरत नहीं है। तो जिनकी न्यूनतम आय, कैसी रियासतें जिनकी आय यानी इनकम है 1 करोड़ रुपए वार्षिक, जिनकी आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक व जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक हो, वे रियासतें अपना स्वतंत्र पृथक अस्तित्व रख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रियासती विभाग की शर्त क्या थी कि यदि आपकी जो आय है वो 1 करोड़ रुपए वार्षिक यानी लगभग सालाना जो एक रियासत की कमाई है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए, और आपकी जो जनसंख्या है वो या तो 10 लाख हो या 10 लाख से ज़्यादा हो, तो ही आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं, अन्यथा आपको भारत में विलय होना पड़ेगा। आप ये भी थोड़ा एक ध्यान रखें, इस स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में आता है, स्वतंत्रता अधिनियम जो कब आता है 1947 में आता है, उसके अंदर जो धारा 8 थी, उसके अंदर जो धारा क्या थी, धारा 8 थी, उसके अंदर एक बात का उल्लेख किया गया था कि
इन रियासतों से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाएगा, उन्हें पुनः आज़ाद कर दिया जाएगा। इसी कड़ी के अंदर रियासती विभाग भी आता है, आपका नरेंद्र मंडल भी आता है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इन समस्त रियासतों का क्या करवाना, विलय करवाना था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रियासती विभाग है, ये जो आपका रियासती विभाग है, इसकी स्थापना कैसे होती है, कौन करता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि रियासती विभाग, एक भाग था आपका रियासती विभाग। कौन सा विभाग था, रियासती विभाग। रियासती विभाग की स्थापना की मैं बात करूं तो रियासती विभाग की स्थापना आपकी 5 जुलाई 1947 को होती है। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। इसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया जाता है, सरदार पटेल को बनाया जाता है। अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि रियासती विभाग जिसकी स्थापना कब होती है, 5 जुलाई 1947 को होती है, उसका जो अध्यक्ष है वो सरदार पटेल को बनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ था, मुख्यालय था न्यू दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय कहाँ था, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है रियासती विभाग के संदर्भ में कि इसका एक सचिव भी बनाया जाता है, एक मंत्री भी बनाया जाता है। सचिव किसे बनाया जाता है, तो सचिव है वो आपका वीपी मेनन साहब को बनाया जाता है। रियासती विभाग जिसकी स्थापना आपकी 5 जुलाई 1947 को हो रही है, उसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, उसका सचिव वीपी मेनन को बनाया जाता है। जबकि जो मंत्री है वो किसे बनाया जाता है, मंत्री एनवी गोडगिल को बनाया जाता है। एनवी गोडगिल यानी नरहरि विष्णुदास गोडगिल को क्या बनाया जाता है, एनवी गोडगिल को क्या बनाया जाता है, रियासती विभाग का मंत्री बनाया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है कि हमने चर्चा करी कि रियासती विभाग रियासतों के सामने एक शर्त रख रही है कि अगर आपकी जो आय है वो 1 करोड़ रुपए वार्षिक है, आपकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक है, तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। इसी कड़ी के अंदर ये रियासती विभाग, इसके संदर्भ में भी हमने जाना कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। रियासती विभाग की स्थापना की बात करूं तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना होती है। नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय रखा जाता है, अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया जाता है, जबकि इसके मंत्री नरहरि विष्णुदास गोडगिल व सचिव किसे बनाया जाता है, वीपी मेनन साहब को सचिव बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे का प्रश्न है, इसी में एक कड़ी में और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। देखो इसके अंदर एक आगे मंडल की भी स्थापना करी जाती है जिसका नाम था नरेंद्र मंडल। जिसका नाम क्या था, नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल क्या था, आप नरेंद्र मंडल के बारे में थोड़ी ये बात ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मंडल के बारे में हमें ध्यान क्या रखना है कि नरेंद्र मंडल की एक बैठक आयोजित करी जाती है 25 जुलाई को। कब करी जाती है, 25 जुलाई 1947 को। नरेंद्र मंडल की बैठक कब आयोजित की जाती है, 25 जुलाई 1947 को आयोजित की जाती है। इस बैठक में सर क्या खास था, तो खास ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता के अंदर नरेंद्र मंडल की एक बैठक 25 जुलाई 1947 को आयोजित की जाती है। इस बैठक के अंदर जो जितनी भी रियासतें हैं उनके समक्ष 2 प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते हैं। 2 प्रकार के प्रस्ताव रखे जाते हैं। एक तो था आपका विलय सहमति और एक तो आपका क्या था, एक तो था विलय सहमति। एक क्या था, विलय सहमति। विलय सहमति, विलय सहमति। और दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका स्वतंत्र अस्तित्व। दूसरा कौन सा था, स्वतंत्र अस्तित्व। कैसा अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व। इसका मतलब समझिए आप कि नरेंद्र मंडल की 25 जुलाई 1947 को बैठक आयोजित की जाती है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता के अंदर नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, समस्त रियासतों के सामने 2 प्रकार के प्रपत्र रखे जाते हैं। एक विलय सहमति यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा रखा जाता है स्वतंत्र अस्तित्व यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। कि ऐसी रियासतें जो भारत में विलय होना चाहती है वो किस पे हस्ताक्षर करेगी, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय सहमति पत्र पे साइन करेगी। ऐसी रियासतें जो भारत में विलय नहीं होनी चाहती, वो अपना अलग से स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती है, वो किस पे हस्ताक्षर करेगी, वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपके समक्ष 2 महत्वपूर्ण मंडलों पे भी चर्चा करी है, विभाग और मंडल में चर्चा करी है, जिसमें विभाग में हमने रियासती विभाग, जबकि मंडल में हमने नरेंद्र मंडल भी पढ़ा। दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए उसी प्रश्न पे दोबारा कि रियासती विभाग ने क्या शर्त रखी कि यदि रियासती विभाग ने क्या शर्त रखी कि रियासती विभाग ने शर्त रखी कि यदि आप
की आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक है, वह आपकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व को रख सकते हैं। क्या सर राजस्थान में रियासतें थी? जैसे मैं चर्चा करूंगा कि कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थी। तो राजस्थान में ऐसी कोई रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी, और वो इस शर्त पे खरा उतरती थी कि इस शर्त पे खरा उतरती थी कि आपकी उनकी आय भी 1 करोड़ रुपए है, जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक है। तो हाँ, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। राजस्थान में ऐसी कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। अगर वो चाहती तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। कौन कौन सी रियासतें थी? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर ऐसी 4 रियासतें थी जो कि रियासती विभाग के मापदंड के अनुसार अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है कि रियासती विभाग ने जो मापदंड रखा था उसके अनुसार राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। आगे प्रश्न है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो एकीकरण से पूर्व मैं चर्चा करूं तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, जिसमें आपकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर व किशनगढ़ आपकी रियासतें थी। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। रियासतों से संदर्भ में अलग प्रश्न भी याद रखने, तो मैंने आपके समक्ष जो रियासतें लिखी है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। इसके अंदर भी आपको कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण रखने कि प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो आपकी जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी वो प्राचीन रियासत थी, यानी उदयपुर रियासत है, मेवाड़ रियासत है, यह सबसे प्राचीन रियासत थी। नवीनतम रियासत की बात करूं तो राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत थी वो आपकी झालावाड़ थी। नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी रियासत थी वो उदयपुर यानी मेवाड़ रियासत थी, जबकि राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत है वो आपकी मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत थी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत आपकी जयपुर थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर अगर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत की चर्चा करूं मैं तो जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? शाहपुरा थी। सबसे छोटी आप जनसंख्या के आधार पर देखिए, बल्कि क्षेत्रफल के आधार पर देखिए तो शाहपुरा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इन 19 रियासतों के संदर्भ में कि अगर आपको पूछे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत तो आपकी कौन सी आ जाएगी? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत हमारी कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत हो जाएगी। सबसे प्राचीन रियासत की बात आएगी तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ हो जाएगी। और आपको राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत की बात आएगी तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हमारा उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, दोनों के आधार पे सबसे छोटी रियासत का उत्तर आएगा। तब हमारा जवाब क्या होगा? शाहपुरा। कौन सी रियासत हो जाएगी? शाहपुरा रियासत हो जाएगी, जो क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ है, आपकी सबसे प्राचीन मेवाड़ है, जबकि राजस्थान की सबसे नवीनतम जो रियासत है वो कौन सी है? झालावाड़ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न हमारा है कि ये प्रश्न हमारा हो गया कि राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। आगे का प्रश्न है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? देखिए, राजस्थान के अंदर हम ठिकानों की बात करें तो 19 रियासतें थी, जैसे वैसे 3 ठिकाने भी थे। और कौन कौन से थे? राजस्थान में एकीकरण से पूर्व 3 ठिकाने थे, जिसमें कुशलगढ़, लावा और निमराना प्रमुख थे। कुशलगढ़, लावा और निमराना प्रमुख थे। ठिकानों से तात्पर्य नॉन सैल्यूट स्टेट कहा भी जाता था इनको। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में था, लावा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा था और उस टाइम टोंक में था, जयपुर रियासत के अंदर आता था। और निमराना है वो कहाँ था? अलवर में था। निमराना कहाँ है? अलवर में। तो कुशलगढ़ जो ठिकाना है वो बांसवाड़ा रियासत के अंतर्गत आता था। ये भी ध्यान रखना है। लावा उस टाइम टोंक के अंदर था, जो कि लगभग जयपुर के रियासती विभाग का, जो जयपुर की रियासत है उसका एक भाग था। और निमराना किस रियासत का एक ठिकाना था? अलवर रियासत के अंदर एक ठिकाना था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कितने ठिकाने थे? 3 थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। 2 बातें याद हो गई कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। मैंने नाम की चर्चा करी, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे का प्रश्न है कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो देखिए, एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश की मैं बात करूं तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था?
एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा था। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। आप 19 रियासतें, तीनों ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, इनका कम से कम नाम अवश्य याद रखें, क्योंकि कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उसमें भी गलती होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। आगे प्रश्न है कि एकीकरण का प्रथम प्रयास किस रियासत ने किया? एकीकरण का प्रयास किस रियासत ने किया, ये हमारा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, एकीकरण का प्रथम प्रयास, उस कक्षा 8 की राजस्थान अध्ययन की किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है कि एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है वो किस रियासत ने किया? तो कोटा रियासत ने किया था। और किस शासक ने किया था? कोटा के शासक महाराव भीम सिंह ने किया था। ये कथन भी आपको ध्यान है रखना है। एकीकरण का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया जाता है? तो एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है वो कोटा के शासक महाराव भीम सिंह के द्वारा किया जाता है। तो भीम सिंह का नाम याद रह जाएगा। और क्या बात याद रखनी है इस प्रश्न के अलावा? इस प्रश्न के अलावा ये बात रखनी है कि मैंने कहा ना कि नरेंद्र मंडल की जब बैठक होती है लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता के अंदर नई दिल्ली में, दो प्रकार के प्रपत्र रखे जाते हैं। एक तो आपका विलय सहमति पत्र और एक स्वतंत्र पृथक अस्तित्व वाला आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय सहमति पत्र। तो देखिए, मैंने ये भी चर्चा करी कि रियासती विभाग की शर्त के अनुसार राजस्थान में 4 ऐसी रियासतें थी जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व मेवाड़ यानी उदयपुर जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, किंतु फिर भी सभी रियासतों ने विलय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी भारत से पृथक होने का किसी प्रकार का कोई मन उनका नहीं था। उन्होंने भारत में विलय पर ही अपनी सहमति जताई थी। अब इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि ये जो विलय पत्र रखे गए थे, इससे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? तो विलय पत्र पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? यह कथन हमारे लिए पता है और हमें ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण कथन है कि जो आपके विलय पत्र था, जो आपका विलय पत्र था यानी जो पहला रखा गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कि वो रियासतें जो भारत में विलय होना चाहती है, जो ये विलय पत्र रखा गया था उस पर सबसे पहले साइन किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो याद रखिएगा, नाम है शार्दुल सिंह। नाम क्या है? शार्दुल सिंह। नाम है शार्दुल सिंह। कहाँ के शासक हैं? बीकानेर के शासक हैं। महत्वपूर्ण है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक कौन थे? तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा सबसे पहले विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये कथन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इसी प्रश्न के बाद ये मैंने बताया कि प्रथम प्रयास तो कोटा के शासक महाराव भीम सिंह ने किया, जबकि विलय पत्र पे सबसे पहले साइन कौन कर रहा है? बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह कर रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे? एक तो ये था कि विलय पत्र पे सबसे पहले साइन ये आपके शार्दुल सिंह कर रहा है, बीकानेर के शासक है। दूसरा प्रश्न हमारा ये था कि राजस्थान एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसके द्वारा किया जाता है? कि राजस्थान के जो एकीकरण है उस पर सबसे पहले जो हस्ताक्षर किया जाता है वो तेज सिंह के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा किया जाता है? तेज सिंह के द्वारा किया जाता है। तेज सिंह कहाँ का शासक था? तेज सिंह अलवर का शासक था। कहाँ का शासक था? अलवर सिंह का शासक था। तो दो कथन हो गए कि भारत के अंदर जब ये आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय सहमति पत्र रखा जाता है उस पर सबसे पहले साइन कौन करता है? तो वो साइन बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह करते हैं। जबकि राजस्थान के एकीकरण पर सबसे पहले साइन कौन करता है? तेज सिंह करता है। तेज सिंह अलवर का शासक था। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न है कि भीम सिंह के बाद किसने एकीकरण का प्रयास किया? तो कहा जाता है कि मेवाड़ महाराणा ने 25 और 26 जून 1946 को एक सम्मेलन बुलाया था उदयपुर के अंदर, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात व मालवा के कतिपय कुछ शासक शामिल हुए थे। तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अलग से संघ बनाने का प्रयास किया था? तो उसके अंदर मेवाड़ महाराणा का भी नाम आता है, क्योंकि इन्होंने 25 व 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन आयोजित करवाया था, जिसके अंदर राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों को बुलाया गया था। अगला प्रश्न है कि इसी तरह के अन्य सम्मेलन किन रियासतों के शासकों ने भी बुलाए थे? तो इसी तरह के जो और भी सम्मेलन है वो जयपुर है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ के शासकों ने बुलाए थे। लेकिन मैं आपको इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जो सम्मेलन ये शासक बुला रहे हैं वो किसी प्रकार से कोई सार्वजनिक नहीं है। सब अपने निजी हितों के लिए प्रयास कर रहे थे, अपने हितों के लिए प्रयास कर रहे थे कि उनका क्या होगा, केवल इसी के लिए ये
बैठकें, ये आपके संघ बनाए जा रहे हैं, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि आपकी राज्य सेवा परिषद है, आपकी प्रजामंडल है, इनके दबाव के बाद एकीकरण की प्रक्रिया निश्चित तौर पे धीरे धीरे प्रारंभ हो चुकी थी। ये जो सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे वो धरे के धरे रह गए, एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ये भी आपको कथन ध्यान में रखना है। अब बिना किसी देरी के हम चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण पर। राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में होगा, तो याद रखिएगा जो राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में होगा। एक एक चरणों पे हमारी अब चर्चा रहेगी और कौन सा चरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। बिना किसी देरी के हम चर्चा करते हैं पहले चरण की। देखिए, राजस्थान का एकीकरण का जो पहला चरण है उसके अंदर हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि चरण कौन सा है। प्रथम, नाम, राज्य का नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया, मत्स्य संघ। देखिए, एक कथन ये भी ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति था जिनका नाम क्या था, के मुंशी। उनकी सिफारिश पे एकीकरण का प्रथम चरण का जो नाम है वो क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। ये भी आपको कथन ध्यान में रखना है। तो ये मत्स्य संघ नाम किसके द्वारा दिया गया है, के एम मुंशी के द्वारा दिया गया। ये भी कथन आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा दिया गया है, के एम मुंशी के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखना है। आगे है, अब नाम हो गया, चरण हो गया, नाम हो गया, दिनांक देखिए। प्रथम चरण की दिनांक क्या है, 17-18 मार्च 1948। कई 17 बताते हैं कि 18 बताते हैं, आपको दोनों ध्यान रखनी है। 17-18 मार्च 1948 पर एकीकरण के प्रथम चरण की दिनांक थी। क्या क्या शामिल किया जाता है प्रथम चरण के अंदर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। आपको याद रखना है प्रथम चरण में ABCD कौन सी रियासतों का विलय किया जाता है, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर का निर्माण किया गया। राजधानी क्या बनाया जाता है, मत्स्य संघ की राजधानी है वो अलवर को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। मत्स्य संघ की राजधानी किसे मनाया जाता है, अलवर को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाता है। जबकि शोभाराम कुमावत को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17 मार्च 18 मार्च 1948। कौन कौन सी रियासतों का विलय किया जा रहा है, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। राजधानी किसे बनाया गया, अलवर को बनाया गया। आगे का कथन है कि अलवर को राजधानी बनाया गया, तो अब अलवर मुख्य रियासत थी तो राजधानी का पद दे दिया गया उसे। अब है धौलपुर, धौलपुर भी मुख्य रियासत थी तो धौलपुर के जो महाराजा उदयभान सिंह थे उनको कौन सा पद दिया गया, राज प्रमुख का पद दिया गया। तो यह कथन महत्वपूर्ण है कि प्रथम चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। आगे है, प्रथम चरण का प्रधानमंत्री यानी PM, प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया जा रहा है, PM है वो प्रथम चरण का प्रधानमंत्री है वो किसे नियुक्त किया जा रहा है, शोभाराम कुमावत को। क्या नाम हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। प्रथम चरण के अंदर प्रधानमंत्री के पद पे किसे आसीत किया जा रहा है, शोभाराम कुमावत को किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम चरण की मुख्य मुख्य बातें कि प्रथम चरण मत्स्य संघ, नाम के मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। 17-18 मार्च 1948 गठन की तारीख है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतों का विलय किया जाता है। अलवर को राजधानी बनाया जाता है। धौलपुर के जो शासक हैं, महाराजा हैं उदयभान सिंह, उनको क्या बनाया जाता है, राज प्रमुख बनाया जाता है। उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। और प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसे बनाया जाता है, शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। ये कथन भी आपको याद रखना है कि प्रथम चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। ट्रिक से भी याद रखेंगे कि किसी भी कार्य का उदय होने के लिए अब प्रथम जो शोभा है वो किसके पास में आती है, प्रथम शोभा शोभाराम कुमावत के पास आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अतिरिक्त जानकारियां भी याद रखने हैं कि प्रथम चरण का जैसे राजप्रमुख का जो पद है उदयभान सिंह को दिया गया, वैसे उपराजप्रमुख का पद है वो किसे दिया गया था, गणेश पाल सिंह को दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रथम चरण का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रथम चरण का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, NV गोडगिल के द्वारा किया जाएगा। मैंने बताया कि NV गोडगिल यानी नरहरि विष्णुदास गोडगिल के द्वारा प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का उद्घाटन किया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रथम चरण की महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अब बिना किसी देरी के हम चर्चा करते हैं हमारी दूसरे चरण की। प्रथम चरण का नाम आप याद रखिएगा, मत्स्य संघ। दूसरा चरण अब हमारा है द्वितीय, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ।
इसकी दिनांक क्या है? इसकी दिनांक है 25 मार्च 1948, यानी गठन कब किया जाता है? 25 मार्च 1948 को किया जाता है। इस चरण के अंदर क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़ व शाहपुरा रियासतें तथा कुशलगढ़ व लावा ठिकानों को मिलाकर द्वितीय चरण को पूरा किया जाता है। कितनी रियासतें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। द्वितीय चरण के अंदर कितनी रियासतों का विलय किया जा रहा है? 9 तो क्या है सर? 9 तो रियासतें हैं। 9 तो क्या है? 9 है आपकी रियासतें। कितने ठिकाने हैं? कुशलगढ़ व लावा कितने ठिकाने? 2 ठिकाने हैं। 2 ठिकाने हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना कि सर एक जो आप ठिकाना और भी बता रहे थे निमराना, उसका विलय कहाँ हो चुका है? उसका विलय किस चरण में हो चुका है? निमराना का भी विलय प्रथम चरण के अंदर हो चुका है। अब दूसरे चरण में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? दूसरे चरण में जो बातें ध्यान रखनी है कि दूसरे चरण के अंदर 9 रियासतें, 2 ठिकाने, 9 रियासतों में बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतें व आपके 2 ठिकाने कुशलगढ़ व लावा का विलय किसके अंदर हो रहा है? आपके दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ के अंदर हो रहा है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। दिनांक क्या है? 25 मार्च 1948। अब आगे क्या है? राजधानी। इन सभी के अंदर मैं बात करूं तो जो मुख्य रियासत आपको दिख रही है ना, वो आपकी है कोटा। तो राजधानी किसे बनाया जाता है? दूसरे चरण के अंदर राजधानी किसे बनाया जाता है? कोटा को राजधानी बनाया जाता है। अब है जो राज प्रमुख का जो पद है वो किसे दिया जाता है? कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजधानी कोटा होगी। अब आगे राज प्रमुख है वो महाराव भीम सिंह को बना दिया गया। अब आगे है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? गोकुलाल आसावा को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है दूसरे चरण के अंदर। दूसरे चरण में क्या महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि सर 9 रियासतें व 2 ठिकानों का विलय किया जाता है। राजधानी है वो कोटा को बनाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। कोटा के जो महाराव है भीम सिंह, कोटा के महाराव हैं भीम सिंह, उन्हें कौन सा पद दिया जाता है? भीम सिंह को क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। और जो प्रधानमंत्री है वो किसे नाम दिया जाता है? प्रधानमंत्री का पद किसे दिया जाता है? गोकुलाल असावा को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? गोकुलाल असावा को क्या बनाया जाता है? दूसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरे चरण के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कि दूसरा चरण पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को गठन, 9 रियासतें, 2 ठिकानों को मिलाया जाता है, कोटा को राजधानी बनाया जाता है, कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है, गोकुलाल आसावा को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री के पद पे उन्हें आसीन किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर जब राज प्रमुख बनाया जाता है तो बाकी रियासतों के अंदर आपसी संघर्ष पैदा ना हो, इसलिए 2 पद और भी निकाले जाते हैं जिनका नाम था उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख। अब उपराज प्रमुख को 2 भागों में बांटा जाता है, एक जूनियर एक सीनियर। यानी एक तो जूनियर यानी कनिष्ठ और एक सीनियर यानी वरिष्ठ। वरिष्ठ है वो बूंदी के शासक बहादुर सिंह को मनाया जाता है, जबकि कनिष्ठ है वो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को मनाया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। इस एकीकरण के चरण में आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे, क्या याद रखना है? जब रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे तब एक रियासत थी बांसवाड़ा। एक रियासत की कौन सी थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा रियासत कौन सी थी? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह एक कथन देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रवीर सिंह कहता है कि मैं अपनी डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मैं अपने डेथ वारंट यानी मैं अपने लगभग मृत्यु प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये कथन किसका था? बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह का ये कथन था कि उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय बात कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन भी आपको ध्यान रखना किस चरण से संबंधित है? दूसरे चरण से ये कथन संबंधित है। दूसरे चरण में ये बात होगी कि कितनी रियासतें और कौन से ठिकाने मनाए जाते हैं, राजधानी किसे मनाया जाता है, राज प्रमुख किसे मनाया जाता है। दूसरे चरण के अंदर ही तो लोगों को शांत रखने के लिए आपके
राज प्रमुख को भी उप राज प्रमुख पद में विभाजित किया जाता है। एक सीनियर एक जूनियर बनाया जाता है। सीनियर बहादुर सिंह बूंदी, जबकि जो आपका जूनियर है उसे लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को वो पद दिया जाता है। दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसके द्वारा किया जाता है? दूसरे चरण का जो भी उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? NV गोडगिल के द्वारा किया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अब आगे के प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण का जो कौन सा चरण आ जाएगा? राजस्थान एकीकरण का हमारा चरण आ जाएगा तीसरा। नाम क्या है? स्वीकृत राजस्थान। नाम क्या है? स्वीकृत राजस्थान। चरण कौन सा? तीसरा। नाम स्वीकृत राजस्थान। कब? 18 अप्रैल 1948। कब? 18 अप्रैल 1948। स्वीकृत राजस्थान में जो इस चरण का नाम है स्वीकृत राजस्थान, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो पहले का चरण था ना राजस्थान संघ, जो दूसरा में पढ़ के आए कि स्वीकृत राजस्थान में उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय कर दिया गया। मेवाड़ के अब देखो, इससे पहले आगे मैं बताता हूँ कि दूसरा चरण है ना, जो सेकंड चरण है आपका राजस्थान संघ 9 रियासतें वाला दूसरा, उससे पहले मत्स्य संघ था। अब उतने का विलय हो चुका है। अब दूसरे चरण तक जितनी रियासतें विलय हो चुकी है ना, उनके अंदर किसका विलय किया जा रहा है? उदयपुर का विलय किया जा रहा है। किसका विलय किया जा रहा है? उदयपुर का विलय किया जा रहा है। ये ध्यान आपको रखना है। आगे क्या ध्यान रखना है? यह ध्यान रखना है कि एक तो राज प्रमुख का पद है वो किसे दिया जाएगा? तो मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख तथा माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस विलय का उद्घाटन किया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि तीसरे चरण का नाम स्वीकृत राजस्थान था। उद्घाटन है वो आपका 18 अप्रैल 1948 को किया जाता है। 48 को किया जाता है। दूसरा जो चरण राजस्थान संघ था उसमें उदयपुर का विलय कर दिया जाता है। उदयपुर का विलय कर दिया जाता है। आपके मेवाड़ के महाराणा हैं भूपाल सिंह, मेवाड़ का महाराणा है भूपाल सिंह, उनको कौन सा पद दिया जाता है? राज प्रमुख का पद दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को क्या बनाया जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। और इस चरण का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके JN यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण यानी जो स्वीकृत राजस्थान संघ व उदयपुर के मिलने से जो स्वीकृत राजस्थान बना है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाता है। आगे का जो हमारा चरण है उसका नाम क्या है? आगे का जो चरण है उसका नाम आपका है वृहद राजस्थान। उसका नाम क्या है? वृहद। वृहद का मतलब बड़ा, स्वीकृत का मतलब मिलकर जो बना है, वृहद का मतलब बड़ा। और कौन सा चरण? चतुर्थ चरण, बड़ा चरण, वृहद राजस्थान। नाम क्या? वृहद राजस्थान। बड़ा चरण है मतलब बड़ी रियासतें आ रही है। कौन सी रियासतें आ रही है? बड़ी रियासतें आ रही है। चतुर्थ चरण बड़ा चरण है। कौन इसमें शामिल होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। रियासतें बड़ी आ रही है तो एक एक पर चर्चा बनती है। चरण हमारा चतुर्थ वृहद राजस्थान। उद्घाटन कब? गठन कब? 30 मार्च 1949। दिनांक है 30 मार्च 1949। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर का विलय कर दिया जाता है। क्या कथन याद रखना है? अब तक जो बना उसमें 3 तो जे और 1 बी यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और 1 बी यानी बीकानेर, 3 जे 1 बी का विलय कर दिया जाता है। किस चरण के अंदर? चौथे चरण के अंदर। किस चरण में? चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय कर दिया जाता है। किस दिनांक को? 30 मार्च को। चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान। नाम राजस्थान का स्थापना दिवस भी 30 मार्च को ही मनाया जाता है। ये कथन भी याद रखना है कि इसी दिनांक को राजस्थान का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। कौन से दिनांक? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान का क्या मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को क्या मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। किस दिनांक को? 30 मार्च को मनाया जाता है। इस चरण में क्या बातें ध्यान रखनी है कि जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख का पद दिया जाता है। वह हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है।
तथा महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद पे नियुक्त किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को वृहद राजस्थान का उद्घाटन करने का श्रेय दिया गया। आप एक कथन याद रखिएगा कि मैं चतुर्थ चरण है राजस्थान एकीकरण का, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949, उसके बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए जब इतनी रियासतें बड़ी शामिल हो चुकी है, अब मुख्य जो रियासतें हैं आपकी उस समय एकीकरण की बड़ी रियासतें, जिसमें मैंने बताया अभी 3 एक भी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर, ये जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर, जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर है, इनका अगर विलय किया जा रहा है तो निश्चित है कि जो राज प्रमुख है वो इन्हीं में से किसी को बनाएगा। तो जयपुर का शासक था मान सिंह द्वितीय। जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह द्वितीय। उसको क्या बनाया गया? राज प्रमुख का पद दिया गया। कौन सा पद दिया गया? राज प्रमुख का पद दिया गया। आप इधर एक बात बताएं मेरे को कि जयपुर अगर बड़ी रियासत है तो क्या उदयपुर बड़ी रियासत नहीं थी? तो जब आपसी संघर्ष पैदा होता है, आपसी विवाद विमनस्य के भाव उत्पन्न होते हैं, तब आपके जो महाराणा भूपाल सिंह था उनको कौन सा पद दिया जाता है? राज प्रमुख से भी ऊपर का एक पद बनाया जाता है जिसका नाम क्या था? महाराज प्रमुख। क्या नाम था? महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख का पद किसे दिया जाता है? याद रखिएगा कि महाराज प्रमुख का जो पद है वो किसे दिया जाता है? महाराणा भूपाल सिंह को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? महाराणा भूपाल सिंह को कौन सा पद दिया जाता है? महाराज प्रमुख का पद दिया जाता है। और प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है? चतुर्थ चरण के अंदर हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? चतुर्थ चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ये भी कथन भी आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे कथन हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चतुर्थ चरण के अंदर कुछ और बातें भी चर्चा करेंगे, एक बार उनका रिकैप बता देता हूँ। इसमें पढ़ा कि चतुर्थ चरण के अंदर वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाता है। जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर रियासतों का विलय राजस्थान में किया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकम को। ठीक है। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय बनता है। महाराज प्रमुख भूपाल सिंह बनता है। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। चतुर्थ चरण के दौरान ही एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति। समिति का नाम क्या है? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। क्या बातें रखी जाती है? बातें हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से? अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग विभाग सौंप दिए जाते हैं। राजधानी वो किसे बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है जयपुर को। राजधानी किसे बनाया जाता है? राजस्थान की राजधानी का पद किसे दिया जाता है? जयपुर को। किसे दिया जाता है? जयपुर को। राजस्थान की क्या बना दी जाती है? राजधानी बना दिया जाता है। हाईकोर्ट किसे दिया जाता है? हाईकोर्ट किस रियासत को दे दिया जाता है? जोधपुर को। किस रियासत को सौंप दिया जाता है? यानी कानूनी जो क्षेत्र है वो किस रियासत को सौंपा जाता है? जोधपुर रियासत को। शिक्षा विभाग किसे सौंपा जाता है? शिक्षा विभाग है वो किस रियासत को सौंपा जाता है? बीकानेर रियासत को। जब भी तो निदेशालय पंजीकर सब कहाँ है? निदेशालय पंजीयन सब कहाँ है? बीकानेर में बने हुए हैं। शिक्षा विभाग किसे सौंपा गया? बीकानेर को। कृषि विभाग किसे सौंपा गया? एग्रीकल्चर जो पार्ट है वो किसे दिया गया? कृषि विभाग किसे दिया गया? भरतपुर को। किसे दिया गया? भरतपुर को दिया गया। ये भी ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? वन एवं सहकारी विभाग, वन है सहकारी है, ये विभाग किसे दिए गए? वन एवं सहकारी जो विभाग है किसे दिए गए? वन व सहकारी विभाग किसे दिया गया? कोटा को दिया गया। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी है खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग, कि खनिजों के संदर्भ में विभाग किसको दिए गए? खनिज है, कस्टम ड्यूटी है, किसको दिया गया? उदयपुर को दिया गया था। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। इस एकीकरण के बिंदु का अगर कोई कथन महत्वपूर्ण है ना तो यही है कि एक समिति का गठन किया जाता है, पी सत्यनारायण राव समिति। चतुर्थ चरण के दौरान उसके अंदर अलग अलग रियासतों को अलग अलग क्षेत्र बांट दिए जाते हैं, जिसके अंदर राजधानी का भाग है वो जयपुर को दिया जाता है, जबकि कानूनी क्षेत्र यानी हाई कोर्ट है वो जोधपुर को, जबकि शिक्षा विभाग का जो कार्यालय है वो बीकानेर को सौंपे जाते हैं, कृषि विभाग है वो भरतपुर को सौंपा जाता है, जबकि वन एवं सहकारी विभाग कोटा, जबकि खनिज एवं कस्टम ड्यूटी विभाग किसको दिया जाता है? उदयपुर को दिए जाते हैं। ये कथन हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक एक कथन को आप
अपने मानसिक चेतन में याद रखिएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम इसी चरण पे आगे। क्या कुछ और प्रश्न हैं? मैंने 4 बड़ी रियासतें बताई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और आपके बीकानेर। लेकिन यहाँ एक कथन ये भी ध्यान रखना है कि जोधपुर का शासक था हनुमंत सिंह। जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक था, नाम था हनुमंत सिंह। नाम क्या था? हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह कहाँ मिलना चाहता था? जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। कथन महत्वपूर्ण है कि जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह कहाँ मिलना चाहता था? पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन उसी समय एक अखबार निकलता था रियासती नाम का, जिसके संपादक थे सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासती में इस बात का पर्दाफाश कर दिया था कि जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहता है। और बाद में समझौते के बाद, इनसे वार्ता के बाद इनको राजस्थान जो निर्माण हो रहा है इसी के अंदर जोधपुर का विलय कर दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो हमारी बातें थी किस चरण से महत्वपूर्ण बातें थी? चतुर्थ चरण से बातें थी। अब चलिए बिना किसी देरी के हम चर्चा करते हैं हमारे 5वें चरण के। पंचम यानी 5वां चरण नाम क्या है? शुकत वृहद राजस्थान। यानी शुकत राजस्थान संघ से आपका उदयपुर मिलने के बाद शुकत राजस्थान मिला। शुकत राजस्थान में आपका जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मिलने से वृहद राजस्थान मिला। अब आगे है शुकत वृहद राजस्थान है, उसमें कौन सी रियासतें हैं, क्या क्या मिलेगा वो सुनिए। अब देखिए इसके जो गठन कब किया जाता है? 15 मई 1949 को किया जाता है। नाम रखा जाता है वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय हुआ। मैंने आपको पहले चरण में बता दिया था कि निमराना का विलय है वो मत्स्य संघ में होगा। लेकिन अब वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित कि जो मत्स्य संघ है ना, अब उसको किस में मिलाया जा रहा है? मत्स्य संघ को किस में मिलाया जा रहा है? वृहद राजस्थान में मिलाया जा रहा है। और साथ में उसके कौन आ रहा है? निमराना ठिकाना भी उसके अंदर साथ ही है कि मत्स्य संघ व राजस्थान का जो निमराना ठिकाना है। क्या याद रखना है कि जो मत्स्य संघ है क्या है? जो मत्स्य संघ है प्लस उसका जो निमराना ठिकाना है, जो उसका क्या है? निमराना ठिकाना है। इन दोनों का विलय अब कहाँ किया जा रहा है? दोनों को मिलाकर क्या मनाया जा रहा है? आपका वृहद राजस्थान मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? वृहद राजस्थान का गठन किया जा रहा है। किस चरण के अंदर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा कि पंचम चरण जिसका नाम शुकत वृहद राजस्थान था, 15 मई 1949 को गठन किया जाता है और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय किया जा रहा है। लाइन को ढंग से पढ़िए कि मत्स्य संघ का निमराना ठिकाना सहित विलय, यानी मत्स्य संघ तो मिल ही रही है। मत्स्य संघ यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें तो मिल ही रही है, साथ में निमराना है, उसका विलय भी कहाँ किया जा रहा है? वृहद राजस्थान में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 15 मई 1949 को किया जा रहा है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। और क्या सर इसमें कुछ ध्यान रखना है? राजधानी जयपुर है ही है। शंकर देव राय समिति के सिफारिश पर राजधानी जयपुर बन ही चुका है। राज प्रमुख अभी भी मान सिंह द्वितीय ही है और कोई बदलाव नहीं आते। जो पिछली एकीकरण की चर्चाएं थी, व्यवस्थाएं थी, उनको शाश्वत रखा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कोई और कथन इससे संबंधित है जो महत्वपूर्ण हमारे लिए है? जी, एक समिति है और मैं चर्चा कर रहा हूँ। समिति का नाम है डॉक्टर शंकर देव राय समिति। समिति कौन सी है? डॉक्टर शंकर देव राय समिति। डॉक्टर शंकर देव राय समिति। क्या बातें ध्यान रखनी है? बातें ध्यान ये रखनी है डॉक्टर शंकर देव राय समिति से क्या बातें ध्यान रखनी है? बातें ये ध्यान रखनी है कि भरतपुर व धौलपुर कौन सी 2 रियासतें? धौलपुर व भरतपुर। धौलपुर व भरतपुर 2 रियासतें। शंकर देव राय समिति के संदर्भ में क्या बातें ध्यान रखनी है कि इसका गठन क्यों किया जाता है और इसने क्या काम किया था? कि भरतपुर व धौलपुर रियासत भाषा के आधार पर कहाँ विलय होने चाहती थी? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। कि भरतपुर तथा धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, किंतु क्या करवाया जाता है? जनमत के आधार पर शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इन्हें कहाँ मिला दिया जाता है?
राजस्थान के अंदर ही मिला दिया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। शंकर देवराय समिति क्यों महत्वपूर्ण है कि भरतपुर व धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती है, लेकिन शंकर देवराय समिति के द्वारा जनमत संग्रह यानी लोगों के विचार जानकर जनमत संग्रह के द्वारा इन्हें कहाँ मिला दिया जाता है, राजस्थान में ही इनका विलय कर दिया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, जो कि इस चरण से हमारे लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब आगे जो हमारा 5वां चरण हो गया है, शुक्र वह राजस्थान 15 मई वाला वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ व निबराना का हमने विलय कर दिया। शंकर देवराय समिति पे पढ़ ली। ऊपर वाले चरण में हमने आपके सुमनेश जोशी के रियासती पत्रिका पे जो हनुमंत सिंह का बांडाफोड़ हुआ है वो भी पढ़ लिया। अब जो हमारा चरण रहेगा, छठा चरण, कौन सा चरण रहेगा? छठा चरण। चरण कौन सा? छठा। नाम क्या है? अब सही दृष्टि से लिखा आ रहा है राजस्थान। क्या लिखा जा रहा है? राजस्थान। तो यहीं से मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लिख देता हूँ कि राजस्थान शब्द की संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 26 जनवरी 1950 यानी छठे चरण के अंदर राजस्थान को संवैधानिक मान्यता मिल गई थी। और क्या ध्यान रखना है? छठा चरण 26 जनवरी 1950 से संबंधित है। छठा चरण कब है? 26 जनवरी 1950। अब बात सिरोही वाला भाग रहेगा। बस सिरोही, जिसका देलवाड़ा व आबू है, उस भाग को छोड़कर का विलय राजस्थान में कर दिया गया। अब देखो पूरा लगभग मानचित्र बन रहा है। राजस्थान का मानचित्र अब लगभग पूरा बनने को है कि छठा चरण है, नाम राजस्थान। 26 जनवरी 1950 सिरोही का विलय राजस्थान में किया जाता है। लेकिन क्या ध्यान रखना है? आबू व देलवाड़ा के भाग को छोड़कर शेष जो सिरोही है उसका विलय कहाँ कर दिया जाता है? राजस्थान में कर दिया जाता है। छठा चरण के अंदर यह कथन भी ध्यान रखना है। राजधानी जयपुर ही है। मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री का पद आ चुका है, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री है। राज प्रमुख अब भी कौन है? मान सिंह द्वितीय ही है। राज प्रमुख अब भी कौन है? मान सिंह द्वितीय ही है। देखो एक अभी जो मैंने कथन इसमें बताया, आप याद रख लेना कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान शब्द को संवैधानिक कब मान्यता कब राजस्थान को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो राजस्थान के शब्द को कौन सी मान्यता? संवैधानिक। कैसी मान्यता? संवैधानिक मान्यता है, वो कब मिली थी? तो याद रखिएगा छठे चरण के अंदर, यानी कौन सी दिनांक को? 26 जनवरी 1950 राजस्थान के शब्द को कौन सी मान्यता दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई। छठे चरण में कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है कि सरदार, आप इसमें एक और भी बात ध्यान रखना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले सिरोही का विलय ना गुजरात में कर दिया था। पहले सिरोही का विलय कहाँ कर दिया जाता है? सिरोही का जो विलय है वो गुजरात में कर दिया जाता है। कि विलय तो गुजरात में कर दिया गया, लेकिन इसका विरोध हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैंने अब कहा ना कि सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया जाता देलवाड़ा आबू को छोड़कर, लेकिन इससे पहले इसका विलय ना सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहाँ कर दिया जाता है? जो सिरोही का विलय है वो कहाँ कर दिया जाता है? सिरोही का विलय गुजरात में कर दिया जाता है। कहाँ कर दिया जाता है? गुजरात में कर दिया जाता है। इस बात का विरोध होता है, इस बात का विरोध होता है। वहाँ के जो सक्रिय नेता थे जैसे गोकुल भाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता ने सिरोही को राजस्थान में मिलाने हेतु आंदोलन किया। हीरालाल शास्त्री एक पत्र लिखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि सिरोही का अर्थ क्या लिखा जाता है उस पत्र में कि जैसे गोकुल भाई भट्ट, बलवंत सिंह मेहता दो सक्रिय नेता है राजस्थान में, सिरोही का राजस्थान में विलय न करके गुजरात में जो विलय किया जा रहा है उसका विरोध करते हुए आंदोलन करते हैं। हीरालाल शास्त्री को अपने विचार ये प्रकट करते हैं। तब हीरालाल शास्त्री क्या करते हैं? हीरालाल शास्त्री हैं वो एक पत्र लिखते हैं कि HS यानी हीरालाल शास्त्री एक पत्र लिखते हैं किसको? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को क्या कहते हैं पत्र में? कि सिरोही का अर्थ, कि जिस सिरोही को आप गुजरात में मिला रहे हैं, सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट है। गोकुल भाई भट्ट के बिना हम राजस्थान को नहीं चला सकते। यह कथन महत्वपूर्ण था कि अगर आपने हीरालाल शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात पत्र में लिख रहे हैं कि यदि हमने सिरोही को गुजरात में मिला दिया, मतलब गोकुल भाई भट्ट हमारे हाथ से चला गया, और यदि सिरोही हमारे साथ हैं तो ही गोकुल भाई भट्ट हमारे साथ हैं, बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। किस चरण से संबंधित था? छठे चरण से संबंधित था। और इसमें किस पे बात करी गई थी? इसमें चर्चा करी गई थी गोकुल भाई भट्ट पे, क्योंकि पहले विलय सिरोही का गुजरात में कर दिया गया, इस बात का विरोध हुआ, बाद में सिरोही राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। आगे का चरण हमारा कौन सा है? 7वां चरण है। क्या है चरण के अंदर? चरण हमारा 7वां अंतिम चरण है भाई, नाम राजस्थान। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956
राजस्थान में हमने छठे चरण में पढ़ा कि सुरई का विलय कर दिया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा भाग को छोड़कर। अब क्या है सातवें चरण में कि राजस्थान में आबू व देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, मंदसौर मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, सुनेल टप्पा, कौन सा क्षेत्र है, सुनेल टप्पा का विलय करके एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई, और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो किसे सौंप दिया गया, मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। क्या बातें महत्वपूर्ण रखने कि छठे चरण में हमने देखा कि आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में विलय नहीं किया गया था। सातवें चरण में क्या होता है, सातवें चरण में होता है सर, एक तो आबू व देलवाड़ा आ गया, क्या आ गया, आबू व देलवाड़ा राजस्थान में एकीकरण किया जा रहा है, आबू व देलवाड़ा को मिलाया जा रहा है। एक एमपी से एक भाग लिया जा रहा है, सुनेल टप्पा, कौन सा भाग लिया जा रहा है, एमपी के मंदसौर जिले के अंदर एक क्षेत्र है सुनेल टप्पा को राजस्थान में विलय कर दिया जाता है। लेकिन क्या क्षेत्र दिया भी गया, जी हाँ, झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, झालावाड़ का क्षेत्र था सिरोंज, झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को कहाँ मिला दिया जाता है, एमपी में मिला दिया जाता है, यानी मध्य प्रदेश को सौंप दिया जाता है। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र तो मध्य प्रदेश को दिया गया, जबकि आपकी झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र तो मध्य प्रदेश को दिया गया, और लेकिन याद ये भी रखना कि मंदसौर जो आपके है मध्य प्रदेश में, उसका जो सुनेल टप्पा क्षेत्र था उसका विलय राजस्थान में किया गया, यानी ये वहाँ से लिया गया था, ये तो राजस्थान में लिया गया जबकि ये उनको दिया गया था। ये कथन दोनों हमें ध्यान में रखने हैं, इस चरण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमारा कौन सा चरण था, सातवां चरण था कि आबू व देलवाड़ा जो पहले अलग भाग थे, अजमेर मेरवाड़ा है जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। क्या बात ध्यान रखनी कि आबू देलवाड़ा है, अजमेर मेरवाड़ा है, दो तो ये विलय कर दिए गए, और एक मध्य प्रदेश से सुनेल टप्पा क्षेत्र ले लिया गया, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। ये सारी घटनाएं किस चरण में होती है, अंतिम चरण के अंदर होती है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है कि अब जो सातवां चरण है ना, ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो सातवां चरण निकल रहा है, इसका नाम आधुनिक राजस्थान है, यही वर्तमान राजस्थान है। इस टाइम मुख्यमंत्री कौन होते हैं, प्रश्न आ जाए कि 1 नवंबर 1956 को जब एकीकरण खत्म होता है, एकीकरण के चरण समाप्त हो जाते हैं, आधुनिक राजस्थान का निर्माण हो जाता है, उस टाइम राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है। अब प्रधानमंत्री वाले पद नहीं रहे, अब मुख्यमंत्री का पद है। मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माण किसके समय होता है, मोहनलाल सुखाड़िया के समय। किसके समय होता है, मोहनलाल सुखाड़िया के समय होता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण किस मुख्यमंत्री के समय होता है, मोहनलाल सुखाड़िया के समय होता है। और एक ये भी ध्यान रखना है, मैंने देखो इन चरणों में किसी प्रकार के राज प्रमुख महाराज प्रमुख पद की चर्चा नहीं करी, यानी राज प्रमुख का पद भी समाप्त हो चुका है। राज प्रमुख के पद की जगह अब नया पद कौन सा आ चुका है, राज्यपाल का पद आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। और राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे, ये भी ध्यान रखना है कि सर राजस्थान का जो पहला राज्यपाल था उनका नाम क्या था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। नाम क्या था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम था, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या था, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, कि पहले जो राज प्रमुख का पद था उसे संविधान की श्रेणी से समाप्त कर दिया गया, और अब राजस्थान में जब एकीकरण संपन्न हुआ 1 नवंबर 1956 को, कौन सा पद है, राज्यपाल का पद है। और राजस्थान का पहला राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये कथन भी आपको ध्यान में रखना है। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हम सातवें चरण में पढ़ के हैं ना कि भी जो मंदसौर मध्य प्रदेश सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर दिया गया, ये क्षेत्र कहाँ दिया गया था, तो ये जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है यहाँ कहाँ दिया गया था, कोटा में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिया कहाँ से गया गया था, झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था ये मध्य प्रदेश ने ले लिया था, जबकि सुनेल टप्पा था वो राजस्थान में जब दिया गया था कोटा में दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कोटा में विलय किया गया ना, यानी कौन सा भाग उस क्या सीमावर्ती क्षेत्र था आपके सुनेल टप्पा का, तो कोटा था। ये जो सुनेल टप्पा उसको कोटा में विलय एकीकरण किया गया था, यानी कोटा की तरफ ये था भाग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखने इस चरण से जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
और क्या क्या बातें क्या इस पर पार्ट से रही है वो भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के समक्ष कुछ और भी बातें रखता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर जो 7वां संविधान संशोधन की बाद में रिपोर्ट आती है कि संविधान संशोधन की 7वां संविधान संशोधन की रिपोर्ट आती है, 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके अंदर ये बात कही गई है कि जो राज्यों की श्रेणियां उनको समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख के पद की जगह जो नया पद आया था वो कौन सा आया था, राज्यपाल का पद आया था। और सरदार गुरमुख निहाल सिंह को क्या बनाया गया था, राजस्थान का पहला राज्यपाल बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस रिपोर्ट के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह राज प्रमुख के पद समाप्त कर दिए गए थे। यह कथन भी आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखने हैं, और जो प्रश्न हमें ध्यान रखने हैं, और क्या क्या प्रश्न ध्यान रखने हैं, तो और प्रश्न ध्यान ये रखने हैं कि इससे अगर आपको अलग और भी प्रश्न पूछे कि जैसे मैंने चर्चा करी थी, पहले प्रश्न पढ़ाया था कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था, तो आपके जो बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह, बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे, वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। शार्दुल सिंह जो कहाँ के थे, बीकानेर के राजा थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे। राजस्थान एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाले शासक कौन थे, तो तेज सिंह थे। तेज सिंह अलवर के शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तेज सिंह कहाँ के शासक थे, अलवर के शासक थे। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि, और ये याद रखना है कि कौन पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, तो आपका पाकिस्तान की बात करूं तो मैं जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था। जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था, वो कहाँ मिलना चाहता था, जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था, जो कहाँ मिलना चाहता था, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा गया था, ये भी याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा गया था, 8वां आश्चर्य कहा गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस रियासत को 8वां आश्चर्य कहा गया था, तो जैसलमेर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 8वां आश्चर्य कहा गया था। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। क्या सर और भी कोई कथन है जो हमें ध्यान रखने, तो इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी हमने एक एक चरण पर चर्चा करी है। वैसे तो लगभग प्रश्नों पर चर्चा हुई है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी है जिनका हमें ध्यान रहना चाहिए, और ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि फैक्ट पूछे जाते हैं। और भी है कि ऐसी रियासत है जिसके अंदर शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो डूंगरपुर रियासत के अंदर हमने रास्तापाल कांड पढ़ के है, डूंगरपुर वाला, कि किस रियासत में शिक्षा पे प्रतिबंध लगा लिया गया। नानाबाई खांड, सेंगाबाई, कालीबाई, भील बालिका कालीबाई के संदर्भ में हमने रास्तापाल कांड पढ़ा, तो हमने देखा कि कैसे वहाँ स्कूलों को बंद करवाया जा रहा था। तो किस रियासत के द्वारा शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, डूंगरपुर रियासत के द्वारा शिक्षा पर क्या लगा दी गई थी, और रोक लगा दी गई थी। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। शिकार एक्ट किस रियासत के द्वारा बनाया जाता है, शिकार एक्ट है, शिकार एक्ट के बारे में ध्यान रखना है कि शिकार एक्ट किस रियासत के द्वारा बनाया जाता है, टोंक रियासत के द्वारा बनाया जाता है, एक मुस्लिम रियासत, ये भी ध्यान रखना है। जीवों की सुरक्षा हेतु रियासत कौन सी रियासत थी जिसने कानून बनाया था, जीवों की रक्षा के संदर्भ में, जीव रक्षा है, जीवों की रक्षा हेतु कानून बनाने वाली कौन सी रियासत थी, तो जीवों की रक्षा के लिए 1910 के अंदर जोधपुर रियासत नियम बनाती है, कानून बनाती है। भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी रियासत बनाती है, जोधपुर रियासत बनाती है। और एक अधिनियम पारित होता है, वन्य जीव अधिनियम। कौन सा अधिनियम, एक अधिनियम पारित होता है, वन्य जीव अधिनियम। कौन सा जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, यानी वन्य जीव एक्ट कौन सी रियासत बनाती है, अलवर रियासत बनाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। रियासतों से संबंधित मैंने अलग अलग प्रश्न बताए कि जैसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य शार्दुल सिंह बीकानेर का, एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाला तेज सिंह अलवर का, 8वां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसे कहा गया, जैसलमेर को कहा गया। आपकी शिक्षा पे प्रतिबंध लगाने वाली रियासत डूंगरपुर, शिकार एक्ट बनाने वाली रियासत टोंक, जीवों की सुरक्षा हेतु कानून बनाने वाली रियासत जोधपुर, जबकि वन्य जीव अधिनियम बनाने वाली रियासत कौन सी थी, अलवर थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि हमारी इस चरण एकीकरण के बिंदु से महत्वपूर्ण रियासतों से संबंधित प्रश्न थे, क्योंकि हम 19 रियासतों पर चर्चा करके आए हैं। छोटी बड़ी जनसंख्या दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि, सब पे हमारी चर्चा हुई है। एक एक रियासत पे हमने चर्चा करी है। कुछ रियासतों के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि मेवाड़ महाराणा के द्वारा
आपके राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है उदयपुर के अंदर। तो वो जो प्रयास थे वो किसके थे? संघ बनाने के प्रयास थे। इसके अलावा और भी संघ बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाड़ौती संघ भी अलग अलग एकीकरण के दौरान भी हमें इनमें शामिल ना होना पड़े, हमारा खुद का अस्तित्व रहे, अपने निजी हितों के लिए अलग अलग राजाओं ने संघ बनाए थे। जैसे कि एक संघ था हाड़ौती संघ, वो किसके द्वारा बनाया गया था? भीम सिंह के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भीम सिंह के द्वारा बनाया गया। आपका एक वागड़ संघ भी था, एक था वागड़ संघ था, जो कि किसके द्वारा बनाया गया? शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? शासक लक्ष्मण सिंह के द्वारा वागड़ संघ बनाया गया। ये भी ध्यान रखना है। मेवाड़ संघ में हमने पढ़ाई कि मेवाड़ संघ किसके द्वारा बनाया गया? भूपाल सिंह के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? भूपाल सिंह के द्वारा बनाया गया था। राजपूताना संघ है, वो आपका मान सिंह द्वितीय और भूपाल सिंह दोनों मिलकर, कि भूपाल सिंह और आपका मान सिंह द्वितीय, कौन है? मान सिंह द्वितीय, दोनों मिलकर एक नया संघ बनाते हैं आगे जाके, राजपूताना संघ। राजपूताना संघ। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सारे संघ हैं, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ये सब एकीकरण से पहले अपने निजी हितों के लिए थे, लेकिन ये हित सफल नहीं हो पाते, क्योंकि सामान्य जनता की भावना थी वो राजस्थान में विलय होने की ही थी। वो यही चाहते थे कि अखंड राजस्थान का निर्माण हो। प्रजामंडल दबाव, राज्य सेवा परिषदों के दबाव के बाद लगभग समस्त रियासतें हैं वो राजस्थान के अंदर विलय होने के लिए राजी हो जाती हैं। जो हमने लॉर्ड माउंटबेटन का भी पढ़ा कि जो विलय सहमति पत्र था, उस पे लगभग राजस्थान की कोई रियासत विलय पत्र है उसमें, इसके अलावा राजस्थान की कोई भी रियासत नहीं थी जो कि विलय पत्र के अलावा कहीं और साइन कर दें। सब ने आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय सहमति पत्र था, उसी पर हस्ताक्षर किए। कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए राजी नहीं थी। जबकि हमने पढ़ा कि जयपुर है आपका, और जो 4 रियासतें थी उदयपुर, बीकानेर, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी, लेकिन फिर भी वो राजस्थान के अंदर ही विलय होते हैं। तो साथियों, आज मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी, जो कि हमारा कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन का जो आपका तीसरा अध्याय है। कम ही प्रश्न थे, लेकिन फिर भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न आपको और भी ध्यान रखने हैं कि आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने बताया ना, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? आधुनिक राजस्थान निर्माण के समय मोहनलाल सुखाड़िया आपके मुख्यमंत्री थे। तो आधुनिक राजस्थान का जो निर्माण है वो कब होता है? आधुनिक राजस्थान का निर्माण 1 नवंबर 1956 को होता है। अब इससे प्रश्न 2 आपके समक्ष है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान एकीकरण कब संपन्न होता है? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान का आधुनिक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956 को। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? हमने पढ़ लिया कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के एकीकरण को कितने चरण लगे थे? 7 चरण लगे थे। ये भी ध्यान में रखना है। कितना समय लगा था? तो समय की बात करें तो राजस्थान एकीकरण के समय की बात करें तो 8 वर्ष, राजस्थान एकीकरण को 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय राजस्थान एकीकरण को लगा था। हमने एक एक बिंदु पे चर्चा करी थी। पहले एक एक चरण पे हमने चर्चा करी थी। प्रथम चरण मत्स्य संघ 17-18 मार्च 1948, द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, तृतीय चरण शुक्र राजस्थान 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949, पंचम चरण शुक्र राजस्थान 15 मई 1949, छठा चरण आपका 26 जनवरी 1950, सातवां चरण आपका 1 नवंबर 1956। यानी 17-18 मार्च 1948 जो प्रथम चरण था, तब से लेकर 17-18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 के अंदर तक कितने चरण लगे? 7 चरण लगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का अथक प्रयासों के बाद राजस्थान का क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। चैत्र शुक्ल एकम 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये कथन भी आपको ध्यान रखने। ये समस्त कथन प्रतियोगी परीक्षा ही नहीं अपितु कक्षा 8 की दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आसान से दिखने वाले प्रश्न एकीकरण के संदर्भ में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे अध्ययन का आधार बिंदु है। तो उम्मीद ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने ये जो प्रश्न लिखे, थोड़े से प्रश्न उस किताब के अंदर, बाकी एकीकरण की सारणी दी हुई है, लेकिन हमने एक एक सारणी पर चर्चा करी, एक एक चरण पे चर्चा करी, उसकी दिनांक देखी, उसका नाम देखा, गठन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ, राजधानी किसे बनाया गया, राज प्रमुख किसे बनाया गया, महाराज प्रमुख कोई बना तो कौन बना, उद्घाटन करने आया तो भी कौन आया, क्या अलग कोई बातें थी रियासतों से संबंधित, तो उन एक एक प्रश्नों पर चर्चा करी। और ये प्रश्न
आसान लग रहे हैं, लेकिन आप इन कक्षा को बार-बार जब देखोगे ना, तब आपको ये बात ज़रूर पता लगेगी कि प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एक-एक प्रश्न हमारे लिए निश्चित तौर पे हमारे चयन का आधार बनेगी, यही मुझे विश्वास है। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस कक्षा को साझा करें। जय हिंद।